नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज बात करेंगे हिंदी व्याकरण में जो हमारा अध्याय 27 है उस पर। इसका नाम है अपठित गद्यांश, यानी इस अध्याय में हम अनसीन पैसेज के बारे में आज समझने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास इसमें दिया हुआ है। आप जानते हैं कि गद्यांश और पद्यांश में क्या फ़र्क होता है ना? गद्यांश का मतलब क्या होता है? यानी किसी कहानी का हिस्सा जिसमें हम उसको पढ़ करके उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और पद्यांश मतलब किसी पद्य साहित्य यानी कविता से लिया गया हिस्सा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि अपठित गद्यांश का अर्थ है कि जो पहले से पढ़ा हुआ नहीं है। वह गद्यांश यानी गद्य का अंश जो आपकी पाठ्यपुस्तक से नहीं लिया गया है। और इन गद्यांशों के आधार पर कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इसका उपर्युक्त शीर्षक भी हमें लिखना पड़ता है। जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो सिर्फ उस कहानी में जो जानकारी हमें दी गई है, जो कहानी हमें सुनाई गई है और जो शिक्षा हमें मिली है, बस उतना ही ध्यान हमारा नहीं जाता उस पर। कहानी पढ़ने से हमें ये भी समझ में आता है कि किसी घटना को किस तरह से हम जब एक कहानी के तौर पर प्रस्तुत करें तो उसका हम क्या शीर्षक दे सकते हैं, यानी कहानियों का शीर्षक कैसे तय किया जाना चाहिए, ये भी हमें समझ में आता है। साथ ही हमें ये भी समझ में आता है कि पाठ से यदि कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो उस प्रश्न का उत्तर उस पाठ के भीतर से किस तरह से हम दे सकते हैं, यानी सटीक ढंग से और बिल्कुल सही अर्थों वाले वाक्यों के साथ, शब्दों के साथ में एकदम सटीक उत्तर। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। यही सब चीज़ें हमें कविताओं के साथ भी सीखने को मिलती है। लेकिन अभी हम चूंकि गद्यांश की बात कर रहे हैं तो कविता पर चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। क्यों? ताकि वो समझ में आ जाए। फिर लिखा है कि मूल विचारों, भावों और शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। ऐसा करने से भला क्या होगा? जब हम मूल बातों को रेखांकित करेंगे तो जब हम प्रश्न वाले हिस्से पर पहुंचेंगे तो ये वही बातें होंगी जिन्हें हमने रेखांकित किया है, वो हमें आसानी से बताने में सहायता प्रदान करेंगी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। फिर लिखा है दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही ढूंढने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, गद्यांश के बाहर तो भला हम ढूंढेंगे भी क्यों? जो गद्यांश दिया है उसी में ही उसके प्रश्नों के उत्तर निहित होते हैं, छुपे होते हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने मन से लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब हम किसी प्रश्न का उत्तर अपने मन से लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना नज़रिया वहाँ पर व्यक्त कर देते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गद्यांश उस कहानी का हिस्सा है जिसमें लेखक ने उसका विषय के प्रति अपना नज़रिया या विषय की जैसी जानकारी है वो एज इट इज़ प्रस्तुत की है। तो हमें ये हक नहीं है कि हम वहाँ पर उसकी जो विचारधारा है उसके साथ खिलवाड़ करें। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो गद्यांश में लिखा हुआ है उसे उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से उसमें लिखा हुआ है और फिर हमें अपना एक सटीक उत्तर वहाँ पे लिखना है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने मन से लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आगे क्या लिखा है? उत्तर संक्षेप में देने चाहिए। बड़ा उत्तर लिखने से अधिक अंक प्राप्त नहीं होते। पूरा का पूरा गद्यांश ही अगर हर उत्तर में लिख देंगे आप और सोचेंगे कि पूरे अंक मिल जाए तो ऐसा नहीं होता। प्रश्न को समझ करके कि प्रश्न में क्या पूछा गया है उसका उत्तर गद्यांश में जो दिया गया है उस तरह से लिखा जाना चाहिए, बिल्कुल संक्षेप में, कम बातों में पूरा उत्तर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने भर भर के लिखा है और आप सोचते हैं कि पूरा गद्यांश ही लिख दिया तो अब इसी में उत्तर है तो हमें क्यों नहीं उसके अंक मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। आगे लिखा है गद्यांश का शीर्षक भी पूछा जा सकता है, इसलिए गद्यांश के मूल भाव को समझना बहुत आवश्यक है, तभी तो हम उसका शीर्षक बता पाएंगे। आगे लिखा है कि अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें कौन सी है? सबसे पहली बात है कि सबसे पहले मूल विषय को ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? ताकि हमें समझ में आए कि आगे इसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है। फिर लिखा है कि अब मूल विषय को संक्षेप में कच्चा आलेख तैयार कर लेना चाहिए जिससे उसका भाव स्पष्ट हो सके। मान लीजिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके आप सरलतम शब्दों को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो वही करना है। फिर लिखा है कच्चे आलेख में कतिपय काट छाट करके संक्षेपण को अंतिम रूप देना चाहिए कि इसका सही अर्थ या भावार्थ इस तरह से हो सकता है। अब आगे हमें कुछ उदाहरण दिए हैं, चलिए इसी से समझते हैं। तो सबसे पहला गद्यांश है, देश की राजनीतिक स्वतंत्रता का पूरा आनंद और सुख हम तभी उठा सकते हैं जब हम आर्थिक दृष्टि से भी स्वतंत्र और स्वावलंबी हों। इस आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जिस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है वह यह है कि अपने देशवासियों के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन हम अपने ही देश में उत्पन्न करें। बिना अन्न की समस्या हल किए समस्त उन्नति की योजनाएं और हमारे सब सुनहरे स्वप्न निष्फल ही रहेंगे।
अब देखिए क्या लिखा है, रंगीन शब्दों के अर्थ लिखिए। अब रंगीन शब्द यहाँ पे कौन कौन से लिखे हैं, स्वावलंबी लिखा है, पर्याप्त है, पौष्टिक है, समस्त है। तो उसके देखिए अर्थ लिखे हैं हमने। स्वावलंबी का मतलब आत्मनिर्भर, पौष्टिक का मतलब शक्ति बढ़ाने वाला, पर्याप्त का मतलब जो काफ़ी है, समस्त मतलब सारा यानी पूरा, है ना, काफ़ी, और निष्फल मतलब होता है बेकार, समस्त का मतलब सभी। फिर अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने किस समस्या पर प्रकाश डाला है। तो इसका उत्तर हमने कैसे लिखा है कि लेखक ने खाद्य समस्या पर प्रकाश डाला है। इसमें कहा गया है कि जब तक हमारे देश की आर्थिक अवस्था नहीं सुधरती और हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होते, तब तक सुनहरे भविष्य की आशाएं पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया कि एक उत्तर को किस तरह से जो है लिखा जाना चाहिए। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, अगला प्रश्न कि गद्यांश का सार संक्षेपण कीजिए। अब इसमें क्या लिखा है लेखक ने, सार क्या दे सकते हैं हम कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आनंद बिना आर्थिक स्वतंत्रता और स्वावलंबन के प्राप्त नहीं हो सकता। देश में अन्न की समस्या का समाधान किए बिना स्वप्न साकार नहीं हो सकते। इस तरह से अब देखिए दूसरे गद्यांश को देखते हैं। दूसरा गद्यांश है, शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग सिखाती है। बात बिल्कुल ठीक है। वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त गंभीर चिंतन न दे सके व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा हमें सुसंस्कृत, सच्चरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ। सहृदय, सच्चा किंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के समस्त वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक मनुष्यों को आत्मिक ज्ञान ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं जैसे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो उत्तर में हम लिख सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को चरित्रवान और अच्छा नागरिक बनाना है, जो कि हमें इसी पैराग्राफ से पता चल रहा है। इसके बाद लिखा है किस प्रकार की शिक्षा व्यर्थ है। तो जैसा कि गद्यांश में लिखा, हमने देखा कि जो शिक्षा मनुष्य को गंभीर चिंतन न दे सके वह व्यर्थ है, लिखा हुआ है ना दूसरी लाइन में। फिर तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दो। उपयुक्त शीर्षक दो ऐसा होना चाहिए था, वो टाइपो हो गया। तो इसका शीर्षक ऐसा भी हो सकता है, सच्ची शिक्षा, इस तरह से। इसके बाद में लिखा है तीसरा वाला हमारे सामने गद्यांश, इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि सफल और असफल मनुष्य में क्या अंतर है। यह कि एक ने अधिक काम किया और दूसरे ने कम। क्या यही दोनों के परिश्रमों के अलग अलग परिणामों का कारण है? नहीं, बात कुछ और ही है। सफल व्यक्ति ने अपना कार्य बुद्धिमत्ता से किया, एकाग्रता से किया, उसने अपना दिमाग लगाया। असफल व्यक्ति ने केवल बोझ ढोया था। ऐसे लोग बुद्धि का उपयोग नहीं करते। उनके श्रम और उनके फल को देखकर उन पर दया आती है। वे परिस्थितियों को पकड़े रहते हैं और नहीं जानते कि अवसर से किस तरह लाभ उठाना चाहिए। उनमें वह योग्यता ही नहीं होती जिससे वे अपनी असफलता को सफलता में बदल दें। तो अब प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि सफल और असफल व्यक्तियों की पहचान। फिर अगला प्रश्न है, सार संक्षेपण कीजिए। तो सार संक्षेपण कैसे कर सकते हैं? इस तरह से कर सकते हैं कि सफलता या असफलता मानव के परिश्रम का ही परिणाम नहीं, वरन बुद्धि और परिश्रम के मेल से सफलता प्राप्त होती है। बुद्धि का उपयोग न करने से व्यक्ति असफल रह जाता है। ऐसा व्यक्ति अवसर का लाभ नहीं उठा पाता और असफलता को सफलता में बदलने योग्य नहीं बन पाता। ये इसका सार संक्षेपण हो गया। इसके बाद में अब हमारे सामने एक और गद्यांश दिया है। इसमें क्या लिखा है कि विद्यार्थियों में अनेक बुराइयां कुसंगति के कारण पैदा होती है। पहले विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि लेता था, किंतु अब वह फिल्म देखने में मस्त है। यह सब कुसंगति का प्रभाव है। आरंभ में उसे कोई विद्यार्थी फिल्म दिखा देता है, फिर उसे आदत पड़ जाती है। यही हाल धूम्रपान करने वालों और शराब पीने वालों का है। आरंभ में कुछ लोग शौकिया तौर पर सिगरेट या शराब पीते हैं, बाद में वे आदी बन जाते हैं। इस प्रकार कुसंगति उन्हें बुराइयों में फंसा देती है। इस कुसंगति से मर्यादा और सात्विक वृत्तियों का नाश हो जाता है। आगे लिखा हुआ है, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न है कि विद्यार्थियों में बुराइयों का क्या कारण है। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों में बुराइयों का कारण कुसंगति है। फिर लिखा है कुसंगति से किन गुणों का नाश होता है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि कुसंगति से मर्यादा और सात्विक वृत्तियों का नाश होता है। अगला प्रश्न है कि धूम्रपान और सात्विक शब्दों के अर्थ लिखिए। तो क्या अर्थ है धूम्रपान का? तंबाकू का सेवन करना, और सात्विक का अर्थ है अच्छी वृत्ति वाला। इस गद्यांश का सार संक्षेपण कैसे कर सकते हैं कि कुसंगति के कारण विद्यार्थियों में अनेक बुराइयां पैदा होती है। पहले शौकिया तौर पर शराब और सिगरेट का सेवन करने के बाद आदी बन जाते हैं। इससे मर्यादा और सात्विक वृत्तियों का
नाश होता है। शीर्षक अगर लिखने को कहा जाए तो लिख सकते हैं कुसंगति, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा और आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमारे सामने प्रस्तुत कीजिएगा। हम जानना चाहते हैं कि आपको ये वीडियो किस तरह से मतलब कैसे लग रहे हैं। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है और आप इस वीडियो की लिंक को ज़रूर साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी में, अगले नए अध्याय में, नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।